वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमारा जो सेगमेंट है वो आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम ये जानना चाहेंगे कि हम अपने जो पैसे हैं ना उनको कहाँ इन्वेस्ट करें। आप देखें पूरी ज़िंदगी हम पैसा कमाते हैं, ठीक है, और उन कमाई का जो है ना हमें इंतज़ाम समझ नहीं आता कि हमने इसको किधर इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं गोल्ड ले लो, कुछ लोग कहते हैं प्लॉट ले लो, कुछ कहते हैं घर बनाओ, रेंट पे चढ़ाओ, कोई और जैसे रेंटल इनकम्स के जो है ना जो बिज़नेस आ गए वो, और छोटे मोटे कुछ कारोबार शुरू कर देते हैं, वहाँ पे नुकसान हो जाते हैं। तो फिर वो जो अगर नौकरी पेशा बंदा है वो परेशान हो जाता है। फिर अब अगर एक बंदा ऑलरेडी ये काम कर रहा है, ठीक है, और अच्छे पैसे कमा रहा है, उसमें उसका कोई दूसरा कोई लॉस वगैरह नहीं, तो वो दूसरा बिज़नेस नहीं कर सकता है। इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर टाइम दे रहा है। मगर अगर कोई दूसरा बंदा जो है वो काम कर रहा है और उसके कोई पैसे खा जाता है आगे, ठीक है, और इस तरह से उसके जो है ना आगे सारी जमा पूंजी जो है उसकी पूरी जवानी की उसको बुढ़ापे में जाके उसके हाथ खाली रह जाए, तो कितना गलत होता है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज जिसके बारे में आप जानते हैं, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत से लोग हैं जिनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और कुछ लोग तो कहते हैं हम बहुत अच्छा बना रहे हैं और कुछ लोग ये कहते हैं हमारा बड़ा नुकसान हो गया स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या गलत है? क्योंकि बेसिकली इसको लोग कह तो ये रहे ना कि सट्टाबाजी है, जुआ है। अब हमारे पास एक मेहमान है, आए हाय, वो तो पहले मुझे गौर से देखना शुरू हो गया कि मैंने उनके इंट्रो से पहले उनको जो है ना जुआ और सट्टा वाला जो है ना बात कह दी। तो जो मेहमान है हमारे अब्दुल रहमान नजम साहब मौजूद हैं, ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे मौजूद किया था कि इनसे जान सकें कि ये जो सट्टा, ये जो जुआ है, ये कारामद है, ये करना चाहिए, सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल आपने जो सट्टेबाजी वाली बात की ना, ये आम फहम बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही सिर्फ हैं जो सोचती हैं ऐसे। असल में जब किसी भी चीज़ की रोज़ बाइंग सेलिंग चल रही हो और वो कभी थोड़ी सी ऊपर चली जाए, कभी थोड़ी सी नीचे चली जाए, लोग सोचते हैं ये तो सट्टाबाजी है। एक चीज़ की कीमत अगर एक दिन 100 रुपये थी, अगले दिन वो 105 या 95 कैसे हो सकती है? और आपने जैसे दूसरी बात की कि हर कोई सोच रहा होता है कि मैं अपनी सैलरी को सेव करूं, आगे जाके थोड़ी मेरी सेविंग बन जाए, और इस पूरे को मकसद को अगर एक टर्म देना, वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए, आपने थोड़ी सी सेविंग अक्यूमुलेट कर ली, और अब जो है ना आपको लाइफ की टेंशन जो है ना वो बॉदर नहीं करती। यानी कि आपके पास अगले 6 महीने 1 साल के खर्चे भी हैं, आपकी अगर जॉब चली गई उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर किसी ने सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है, कोई यंग हो या 35 ईयर्स एज का हो, 45 का हो, फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ कि आप 6 से 12 महीने के अपने जो एक्सपेंसेस है ना उसको सिक्योर करें। अच्छा, हाँ, और आप अपने अराउंड देखें लोगों को, जितने भी आपके अराउंड लोग हैं, आज तक आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसने सिर्फ अपने पैसे सेव किए, उसको तकिए के नीचे रख लिया और उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट हो गई। क्योंकि पैसे जो हैं टाइम के साथ डीवैल्यू होते रहते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर लोगों को ये बड़े सालों बाद समझ आता है, तो सेव करते रहते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद देखते हैं तो कहते हैं उन पैसों से तो कुछ आ ही नहीं रहा। अगर कोई प्लॉट लेता है, प्लॉट के भी तो पैसे बढ़ रहे होते हैं, अगर कोई सोना लेता है उसको भी तो फिर वैल्यू बढ़ रही होती है, इसमें भी तो वैल्यू तो ऊपर ही जा रही है ना दोनों तरीके से। फिर ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्यों बेहतर है, इधर इन्वेस्टमेंट क्यों बेहतर है, ये बताइएगा। देखिए, अब हमने सोचा कि हम थोड़े थोड़े पैसे सेव करेंगे, ठीक है। हम रिकॉर्ड देखते हैं कि ये 4-5 ऑप्शंस, बिल्कुल एक आम आदमी के पास जिसके पास टाइम नहीं है इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का, उसके पास यही 4-5 ऑप्शन होते हैं। तो आपको रिकॉर्ड बता देगा कि किस एसेट क्लास कहते हैं इसको, रियल इस्टेट हो गई, इवन अगर आप बैंक में भी पैसे रख देंगे सेविंग अकाउंट में, बढ़ते तो वो भी हैं, लेकिन आपने हमेशा कंपेयर करना होता है कि महंगाई से ज़्यादा कौन सी चीज़ बढ़ती है, क्योंकि आपने एंड में तो उन पैसों से कुछ नहीं कर सकते, आपने कुछ ना कुछ खरीदना है, तो उसकी रियल अर्निंग पावर हमेशा देखते हैं। इसमें अगर आप प्लॉट को देख लें, कौन से प्लॉट्स जो हैं, आप अच्छे जो सिक्योर सोसाइटीज़ हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आपने बैंक में पैसे रखे, उसने कितनी कंपाउंडिंग करके दी, इसी तरीके से गोल्ड आप देख लें। तो हमेशा जब भी किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं ना, थोड़े से लंबे टाइम पे देखते हैं, क्योंकि आपने सेविंग जो है करनी है 20-25 सालों के लिए। 1 साल के लिए तो फिर अगेन सट्टेबाजी होती है। अगर आपने 1 साल में सोचा कौन सी चीज़ बढ़ेगी, आपको 100 आइडियाज़ देंगे लोग। अच्छा, 1 साल के लिए भी करना तो सट्टेबाजी होगी, मतलब लंबा टाइम आप कह रहे हैं। हाँ, 1 साल में अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी किसी पैसे जो है ना किसी कंपनी के साथ ये स्टॉक में ले लिए और वो कंपनी भाग गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। हो गई, आप देखें, ज़्यादातर लोग 90% लोग ना जब उनके पास पैसे आते हैं अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं बताते, 3 महीने के बाद आपको कोई आके रिपोर्ट देते हैं कि मैंने ये बिज़नेस किया, ये नुकसान हुआ, ये फ़ायदा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में तो रेगुलेशन है, हर 3 महीने बाद कंपनी आपके साथ डिटेल्ड रिपोर्ट शेयर करेगी। हाँ, उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए,
कि उस बिज़नेस में पिछले 3 महीने में क्या हुआ है। अच्छा। सो पूरी दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका स्टॉक मार्केट है, क्योंकि ये प्रॉफिट सबसे ज़्यादा देता है। मैं आपको कुछ नंबर्स में बताता हूँ। अगर किसी ने करना है, सपोज अगर मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहती हूँ, तो मेरा पहला कदम क्या होना चाहिए? आम देखने वाले को समझाते हैं। पहले तो समझते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। जब आपको समझ आएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर पहले कदम दूसरा कदम लेना भी आसान हो जाता है। अच्छा। तो अगर हम बहुत लंबे टाइम के लिए देखें, जिसमें सारी सट्टेबाजी जो है ना ख़त्म हो जाती है, यानी कि एक प्लॉट अगर 1-2 साल बढ़ भी जाए, उसने लॉन्ग टर्म में जब तक वो अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएगा, उसके अराउंड डेवलपमेंट नहीं होगी, वो ज़्यादा देर तक नहीं बढ़ सकता। इसी वजह से अगर हम 1999 से शुरू करें और सारी चीज़ों की एग्जांपल देख लें, जिसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया होगा ना, वही सबसे अच्छी एसेट क्लास है और उसी में आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो गोल्ड में अगर आपने लेट से 1 लाख रुपए लगाए होते, तो वो आज तकरीबन 50 लाख रुपए हो गए हैं 25-26 सालों में। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसे लगाए होते, तो इसका जो इंडेक्स आजकल हम हेडलाइंस में सुनते हैं 1,60,000 70,000 पे पहुंच रहा है, ये जब 1,000 का होता था, एक साल में बढ़ा है ना, 1.5 साल में ही बस ऊपर आया। इससे पहले 1999 में ये 1,000 पे होता था। तो बीच में बढ़ता है, फिर गिर जाता है, कभी फिर ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा गिर जाता है। तो 1,000 से लेके 1,60,000 पे आज हम खड़े हैं। तो हुआ तो सारा कुछ मार्केट रेटिंग जो है ये अभी पिछले साल में ही हुई है ना। चलें, अगर हम 2023 में चले जाते हैं, 2023 में चले जाते हैं, जब बिल्कुल पाकिस्तान में डिफॉल्ट के खतरे थे, उस वक्त भी ये 40,000 का था। तो अगर बिल्कुल लो पे भी आप देखें, तो जब भी इसने आपके 1 लाख रुपए को 40 लाख रुपए कर दिया था। ऐसे टाइम आते हैं जब ये ज़्यादा बढ़ता है, ऐसे टाइम भी आते हैं जब ये थोड़ा सा गिर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देता है, क्योंकि इसके बैक एंड पे हैं बिजनेस ओनर्स। आप अपने अराउंड देखें, न्यूज़ चैनल्स पे सब देखें कि बिजनेस ओनर्स बहुत पैसा बना रहे हैं। काश मेरी सैलरी जो है ना इतनी हो जाए कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, हर किसी का यही ख्वाब है। तो स्टॉक मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि पाकिस्तान के जितने भी टॉप बिजनेसमैन हैं, आप उनके साथ पार्टनर बन जाएं। अब आप अपने अराउंड देखें, जितने भी टॉप बिजनेसेस हैं, आप एग्रीकल्चर से शुरू कर लें, ट्रैक्टर की कंपनीज़ भी हैं, खाद बनाने वाली कंपनीज़ भी हैं, आप जो चीज़ें खाते हैं रोज़, नेशनल फूड्स, ये भी स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो आप इनकी चीज़ें कंज्यूम करने के बजाय, अगर आपको इनका प्रोडक्ट बहुत पसंद है, तो आप इनके साथ पार्टनर बन जाएं। अच्छा, आप सपोज एक बंदा जो है घर ले लेता है, ठीक है, अब उसकी एक अमाउंट जो है ना, बेस अमाउंट बन गई है, वो घर ले लिया उसने, उसके बाद उसको रेंट पे दे देता है, उसका किराया भी ले रहा है, उसके घर की वैल्यू भी बढ़ रही है साथ साथ, और रेंटल इनकम भी उसकी आ रही है, तो ये बेहतर नहीं है? कि पाकिस्तान में रेंटल इनकम जो है ना, कहीं कहीं तो 1-2% भी आती है। यानी कि अगर आपने लेट से 1 करोड़ का घर लिया, तो मुश्किल से आपको साल के जो है 2 लाख 2.5 लाख मैक्सिमम आएंगे, और जो थोड़ी नई डेवलपमेंट्स होती हैं वहाँ पे आपको मुश्किल से 4 लाख मिल जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज जो डिविडेंड अनाउंस करती हैं, जो कि उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होता है, पूरा प्रॉफिट भी नहीं होता। जब कंपनीज प्रॉफिट बनाती हैं ना, तो कहती हैं इस साल हम लोग कुछ परसेंटेज जो है अपने शेयर होल्डर के साथ भी शेयर कर देते हैं। वही एवरेज 6 से 7% होती है। तो जितना आपको रेंट आता है, उससे ज़्यादा स्टॉक मार्केट जो है आपको डिविडेंड कमा के देती है। और लॉन्ग टर्म में वैल्यू किसकी बढ़ती है, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि 1,000 वाली चीज़ 1,60,000 पे पहुंच गई। अब आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी सोसाइटीज़ जो है वो देख सकते हैं। इवन हम लोग कभी फैमिली में बैठ के डिस्कशन भी करते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल भी लोग बताते हैं कि मैंने तो रियल एस्टेट में किया था और मेरा छक्का लग गया, मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया। वो होता है, मैंने एक 10 लाख का प्लॉट लिया था और 15-20 सालों में वो 1 करोड़ का हो गया। वो तो कुछ भी नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करें जो प्रॉफिट्स बिजनेसमैन बना रहे होते हैं। एक कॉल है, इकबाल साहब की, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, लेट्स टॉक। इकबाल साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। मैं भी आपका शो देख रहा था और मेरे थोड़ा सा मिजाज के मुताबिक ही है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट में हम जो है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है कि आज ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। हाँ। उसके दीगर कुछ फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो क्या ये हम बेहतर नहीं है कि ऐसे आदमी के लिए जिसे टाइम ना हो कि वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दे लॉन्ग टर्म के लिए, बजाय इसके लिए एक कमेटी डाले, हर महीने 5,000 रुपये उस कमेटी में डाले, उसकी वजह अगर वो उसके जो है म्यूचुअल फंड लेकर डाल दे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, दैट्स मच बेटर आइडिया। दूसरी बात ये कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो है मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल बेकार की चीज है। आप ये तो बोलते हैं कि 20 साल के बाद मेरे अब्बा ने एक 500 रुपए का प्लॉट खरीदा था और 50 साल के बाद वो 5 करोड़ का हो गया, लेकिन एट दैट टाइम उन 500 रुपए में क्या आ सकता था और आज इन 5 करोड़ में क्या आ सकता है, इसको भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको पूरी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी।
अपने I got 10 it. लाख रुपए के लिए। Alright, I got it. I got your point. इकबाल साहब थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सवाल का जवाब भी यहाँ पर देंगे और मज़ीद जो कॉल्स हैं वो उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और सीखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी पास जो कॉल आई थी ना इकबाल साहब की, हम उनके बारे में ज़रा आपसे राय लेंगे। क्या कहेंगे आप उनकी कॉल पर? इकबाल साहब ने ना सबको बहुत बड़ा जो है एक लेसन दिया है। इन्होंने जैसे कहा कि रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म में उस वक्त तो कभी कभी लगता है कि बढ़ गया या रेंट आ रहा है, लेकिन आप उसको स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है रिटर्न्स। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, सिर्फ ग्लोबली भी ऐसी है। ग्लोबली तो जाहिर है इस पे लोग ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो एक बहुत बड़े बैंक क्रेडिट स्विस ने पूरी रिसर्च की थी कि 100 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी चीज़ कमा के देती है, तो उसमें भी रियल एस्टेट जो है वो 7वें 8वें नंबर पर जाके आती थी और उसका रिटर्न उतना ही था जितनी महंगाई होती है। और स्टॉक्स ने अमेरिका में भी हर मुल्क में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया क्योंकि उसमें बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात इकबाल साहब ने म्यूचुअल फंड्स की। तो एक आपको चीज़ समझनी होगी, म्यूचुअल फंड्स वो वाले भी होते हैं जो आपके पैसे जो हैं हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा दे देते हैं, जिसमें जो प्रॉफिट आ रहा होता है ना वो तकरीबन उतना ही होता है जितना आप बैंक में जब सेविंग अकाउंट खुलाते हैं उसके आसपास। अच्छा। और एक म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो अगेन अगर आप उनके थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। कितने अमाउंट से? किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। आई थिंक चंद हज़ार रुपए से भी 5,000 रुपए से भी बहुत सारे अकाउंट खुल जाते हैं। म्यूचुअल फंड का अकाउंट तो शायद उससे भी कम से खुल जाता हो। अच्छा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ भी समझनी होगी कि उसमें फ़ीस भी होती है। और जब लेट से आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी बढ़ गई, आपके पास 20-25 लाख रुपए गैदर हो गए, आपने इन्वेस्टमेंट की थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते वो 20-25 लाख रुपए तक आ गई। अब जब अगर आपको कोई नॉलेज नहीं होगी, आप आँख बंद करके कर रहे होंगे तो आपको घबराहट होगी। और सबसे बड़ा रीज़न लोग जो है गलत टाइम पे स्टॉक्स बेच देते हैं जब लग रहा होता है कि थोड़े हालात ख़राब हैं, हालांकि वो बाइंग टाइम होता है। वो ये होता है कि उन्होंने कुछ बिल्कुल समझा नहीं होता। अच्छा, अब ये आम बंदा जो है वो तो इतना तेज़ नहीं होता, उसको पता नहीं होता ये बाइंग सेलिंग वाला टाइम, ठीक है। और ये जो है ना एक ब्लू चिप है, ब्लू चिप स्टॉक्स जो है वो क्या होता है? देखिए, आम बंदे को ना सिर्फ 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, फिर वो जब थोड़ी सी उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी ना, फिर वो अपने अंदर मजीद नॉलेज हासिल कर सकता है। पहली चीज़ उसको पता होनी चाहिए रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, और वो ये है कि अगर आपने 100 रुपये कमाया ना तो आपने 5 रुपये 10 रुपये अपने फ्यूचर के लिए सेव करने, और दूसरी चीज़ फिर उसको आपने कंपाउंडिंग पे लगाना है, और कंपाउंडिंग के लिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। ब्लू चिप कंपनीज होती हैं कि वो कंपनीज जो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, जो अपने हम अराउंड देखते भी हैं, और ज़ाहिर है कंपनी बड़ी हो जाएगी, उसके पास कैश बैलेंस भी ज़्यादा होता है, उसका बिजनेस भी सिक्योर होता है, वो अपनी मार्केट में लीडर भी होता है, तो उसके नीचे जाने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। यानी कि ये कंपनीज होती हैं जो कि 100 बिलियन रुपीज़ तक इनका मार्केट कैप पहुँच गया होता है, तो इनका बिजनेस दूसरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। अच्छा। और पाकिस्तान में जिस तरह की फाइनेंशियल लिटरेसी है, मैं आपको बताऊँ, अमेरिका में 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर एक मुल्क के 60% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर है वो मुश्किल तो नहीं हो सकती ना चीज़। इसी तरीके से इंडिया में भी तकरीबन 10% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में 0.25% लोग इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में लोग तबाह भी बहुत हुए, और ये कहते हैं ना कि ये जैसे अगर गवर्नमेंट जो है वो भी मैनिपुलेट करती है मार्केट को, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स जो है वो भी मैनिपुलेट मैनिपुलेट करते हैं, आपको भी पता है। 1 साल कर लेगी, 2 साल कर लेगी, 25-26 साल तो नहीं कर सकती ना। तो एंड में जब बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा होता है तभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। और ये सारी चीज़ें लोगों को बताने के लिए, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आसान तरीके से कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ पढ़ना कोई नहीं, इसके लिए हमने स्टार्ट की है पाकिस्तान में फर्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम मूवमेंट। बल्कि मैं आपको भी इनवाइट करूंगा कि इसको ज्वाइन करें, और इसमें हम लोगों को जो है सारा बता रहे हैं कि किस तरीके से आपने अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा सेव करके आप बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं। और फिर आपको जो है ना आपके जो सेविंग्स होंगी उससे जो हर साल डिविडेंड आएगा वो आपकी सैलरी से भी ज़्यादा होगा। हमारा टारगेट है कि 1 मिलियन। मगर ये कितने टाइम के बाद ख्वाब दिखा के जा रहे हैं आप मुझे? देखें, कुछ आप इसको सेव करना शुरू करेंगे, साथ साथ आपकी प्रमोशन होती हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं विद टाइम। तो इजीली ये 5 से 15 साल के बीच में आपका फाइनेंशियल फ्रीडम इजीली अचीव हो सकता है। 5 से 15 साल। और उसमें आप अपने स्किल भी सीख जाएंगे जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं। और डिविडेंड्स जो है वो आपको कब मिलेगा? डिविडेंड तो हर 3 महीने बाद, कुछ कंपनीज 3 महीने बाद देती हैं, कुछ साल बाद देती हैं, वो फिर आपकी चॉइस होती है। अगर आप थोड़ा सा स्पेंड करना चाहते हैं आप डिविडेंड स्पेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको शौक है मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी अचीव कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैंने सारी स्पेंडिंग करनी है, अपनी मर्जी की चीज़ें खरीदनी है, तो आप उसको डिले भी कर सकते हैं। तो हम लोग का पूरा टारगेट है, इसको हमने स्टार्ट किया है, नेक्स्ट 1 मंथ पूरे अक्टूबर में ये चलेगी, और हमारा टारगेट है कि 1 मिलियन पाकिस्तानीज़ तक ये आवाज़ पहुँचे और लोग जो है रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट की जो हैबिट्स हैं उसको अडॉप्ट करें।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा आपने एलैबोरेट किया है। होप अगर ये किसी के लिए कारआमद है और वो उसको यूज़ करके इस तरह से स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उसके सही तरीके हमने आपको यहाँ पे बता दिए। तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट में आए तो सट्टेबाजी मत करें, आप इसको सीख के आएँ, लर्न करके आएँ और कारोबार करें। जैसे कि उन्होंने फरमाया कि इसको लर्न करना मुश्किल नहीं है, तो उसको एज़ कारोबार अगर आप करते हैं तो इट्स गुड, बट नॉट द सट्टेबाजी। ट्राई इट आउट। ब्रेक लेते हैं।